नमस्कार, आर्यभट्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पंकज। चलिए अब बात करेंगे स्पेनिश फ्लू की। स्पेनिश फ्लू पे बात करने से पहले हम आपको बता दें कि स्पेनिश फ्लू जो है कोरोना वायरस जैसा ही था और ये 1918 में जो है वो पूरे देश में आ चुका था और भारत में भी आ चुका था। और इसके पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना का जिस तरह से लोग जो है कोरोना में लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम है कोरोना से। पिछले साल के मुताबिक इस साल जो है संख्या में भी कोरोना में वृद्धि हुई है। ठीक स्पेनिश फ्लू की तरह ही कोरोना वायरस जो है वो भारत में आया और पूरे देश में आया और त्राहिमाम जो है पूरे देश में वो मचा दिया। लोगों को लोग जो है फ्री माइंड घूमते थे, बिना मास्क के घूमते थे। अब वो लोग जो है मास्क लगाकर घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि ये बहुत ही बड़ी जो है विपत्ति जो है वो हमारे देश में आ गई। उसके बाद इस इस स्पेनिश फ्लू की हम बात कर रहे हैं तो स्पेनिश फ्लू जो है वो धीरे-धीरे ठीक हो गया था। लेकिन कोविड जो है देखा जा रहा है कि कोविड में जो लोग हैं त्राहिमाम बिना ऑक्सीजन के बिना बेड के लोग एम्बुलेंस में ही तड़प-तड़प के मर जा रहे हैं। बेड नहीं है, कहीं कहीं पे ऑक्सीजन की कमी। पिछले महीने में हमने देखा था कि लोग जो है त्राहिमाम थे। किस तरह से हालात थे लोगों में या नवयुवक हो या अच्छे-अच्छे लोग जो है हमारे बीच से चले गए और बहुत सारे लोग जो है वो ठीक भी हुए हैं इस बीमारी से, उन्होंने जंग जीता है। तो कहीं न कहीं बात किया जाए कि लाशों की, तो लाश जो है पहले ज़माने में तो हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी और ज़्यादातर कहा जाए तो लाशें जलाने के लिए लकड़ियाँ जो लकड़ियों पे लाशें जलती थी। तो स्पेनिश फ्लू जब आया था तो लकड़ियाँ भी कम पड़ गई थी। जिस तरह से अभी का हाल जो है पिछले महीने आपने देखा कि शमशान घाट पे लाइन लगी रहती थी, लंबी-लंबी कतारें जो है वो लगी रहती थी लाशों को लहकाने के लिए। अभी भी बहुत सारे जगह जो है घाट पे लग रही है। तो लकड़ी से पहले शव को जो है दाह संस्कार किया जाता था, लेकिन अब जो है बिजली का है, बहुत सारे ऐसे-ऐसे चीज़ बदल गए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया। तो बिजली से महज आधे घंटे में जो है लाश को जल जाता है, आधे से 1 घंटे में का टाइम होता है और लकड़ी में बहुत समय होता है। तब भी बिजली का टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद भी लाइनें जो है कतार जो है वो 72 घंटे, 48 घंटे तक मरीज जो डेथ कर जाते थे, उनके परिजन लाइन लगा के बैठे रहते थे, लेकिन फिर भी उनकी जो है दाह संस्कार नहीं हो पाता था। समझिए तो एक मातम सा छाया हुआ रहता था। उसके बाद कहा जाए तो गंगा नदियों में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अखबारों में और चैनलों में आपने देखा होगा गंगा नदी में किस कदर से लाश जो है वो बह रहा था। पहले भी ये सारी चीजें जो है जब इस स्पेनिश फ्लू जब आया था हमारे भारत में तो ऐसी ही तस्वीर जो है कुछ देखने को मिला था स्पेनिश फ्लू के दौरान जब स्पेनिश फ्लू जब आया था। तो इसी सब विषय पे हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, युवा है, उनसे हम बातचीत करेंगे जिनका नाम कुमार संदीप है। पूर्व छात्र टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान बम्बई से है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट न्यूज में संदीप जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे अब जिस तरह से कोरोना महामारी से पूरा देश हमारा त्राहिमाम है, तो हम उसको भी अगले एपिसोड में हम बात करेंगे संदीप जी। लेकिन सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि कोरोना वायरस जैसा ही एक स्पेनिश फ्लू आया था भारत में, उस पे हम बात करेंगे आज कि स्पेनिश फ्लू जब भारत में आया था, उस समय देखा जा रहा था कि दाह संस्कार करने के लिए लकड़ियाँ भी कम पड़ गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसी परिस्थिति थी कि वह जो 1918 का जो दौर था, उस परिस्थिति को दरअसल हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि प्रथम विश्व युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था
प्रथम विश्व युद्ध लगभग समाप्ति की ओर था और भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और आज हम एक महामारी के इतिहास को समझने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। तो इसका मकसद है कि हम इतिहास से क्या सीखें, हम इतिहास से हमने क्या सीखा, इतिहास से हमने क्या सबक लिया। इसीलिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में और स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग इस महामारी का इतिहास इसलिए जानना हम लोग को चाहिए कि आखिर हम अपने पिछले जो जो घटनाएं हुई हैं, जो महामारियां हुई हैं, उससे हम क्या सीख सकते थे। मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत सारी महामारियां हुई हैं, परंतु आज हम केवल एक महामारी की बात करेंगे जिसकी चर्चा आपने किया कि ये स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू एक्चुअली यह जो बीमारी है 1918 में भारत में आया था और यह जो महीना था 29 मई 1918 का ये दिन था जब भारत में प्रथम बार यह मरीज के लोग पाए गए। तो ये मरीज कैसे आए? एक्चुअली प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सैनिक अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए यूरोप गए थे। तो हमारे सैनिक यानी कि जो भारतीय सैनिक थे वो मुंबई के बंदरगाह पर उनका जो पानी का जहाज था उनको 48 घंटे वहां पर रोक के रखा गया, एक तरह से क्वारंटीन किया गया इसी बीमारी की वजह से। परंतु शाम होते होते 7 सिपाहियों को वहां पर जो सुरक्षा में तैनात थे उनको सर्दी खांसी बुखार की शिकायत हुई और मुंबई के अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाता है और फिर यहीं से भारत के अंदर में स्पेनिश फ्लू की शुरुआत हो जाती है। और धीरे धीरे यह जो बीमारी है भारतीय रेल के माध्यम से पूरे देश में फैल जाता है। जी पंकज जी। तो कहीं ना कहीं संदीप जी ये भी देखा जा रहा था कि स्पेनिश फ्लू जो था वो बहुत ही जैसे जिस प्रकार कोविड है तो वैसे ही स्पेनिश फ्लू था, तो उससे भी ग्रसित जो है महान लोग जो हैं उस समय भी हो गए थे। जैसे महात्मा गांधी की बात कर ली जाए, प्रेमचंद की बात कर ली जाए, स्पेनिश फ्लू से पीड़ित हो गए थे। और गांधी जी की भी बात की जाए तो गांधी जी की जैसे कि पुत्र वधु का भी देहांत हो गया था और उनके पोते का भी इससे देहांत हो गया था। और लेकिन गांधी जी और प्रेमचंद जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। हाँ बिल्कुल, वो लोग तो काफी, गांधी जी उस समय संपन्न थे तो ऐसे लोग तो स्वस्थ हो गए, परंतु उन्होंने अपने फैमिली को लोगों को भी खोया। और यह भी कहा जाता है कि अगर स्पेनिश फ्लू में उनकी मृत्यु हो जाती तो शायद भारत का जो आज जिस तरह का भारत दिखाई देता है या शायद किसी और रूप में हम इसको पाते। यही नहीं, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि है निराला, उन्होंने भी अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को खोया था, अपने परिवार के लोगों को इस महामारी में खोया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं दालमाऊ के तट पर जहां तक उनकी जो नजरें जाती, लिख रहे हैं कि जहां तक मेरी नजरें जा रही थी इंसानी लाशें गंगा में तैर रही थी। आप समझिए कि जो चीजें आज से 100 बरस पहले जिस तरह से गंगा में लाशें तैर रही थी वही आज हम कोरोना के काल में भी सेकेंड वेव में हमने देखा कि किस तरह से गंगा में लाशें तैर रही थी। तो क्या परिस्थिति रही होगी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज निश्चित ही हमारे जनता के प्रति, हम लोग हमारे देश के प्रति बहुत लापरवाह थे और कहते थे कि ये लोग चूंकि गंदे रहते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते हैं, इसी वजह से बीमारी फैल रही है। और अंग्रेज अधिकारियों के बारे में विद्वानों ने लिखा है कि भारतीयों को छोड़कर वो पहाड़ों पर चले जाते थे सुरक्षित जगह पर और भारतीय मरते रहते थे। तो निश्चित ही हमने देखा कि अभी जो वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सैकड़ों की संख्या में लोग रोज बरोज हजारों की संख्या में मर रहे थे देश के विभिन्न कोनों में, गांव से लेके शहरों में। तो हम लोग ये सोचने की जरूरत है कि आखिर इन 100 सालों में, आजादी के 70 सालों बाद क्या बदला है। जी पंकज जी। तो देखिए संदीप जी, एक बात इसी में हम कहना चाहेंगे कि उस समय का जब दौर था तो इतनी टेक्नोलॉजी जो थी, अब जो टेक्नोलॉजी है, दवाइयां है, मेडिसिन है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उस समय ये हालात नहीं हुआ करते थे।
उस समय लोगों को समझ में भी नहीं आता था कि स्पेनिश फ्लू आखिर है क्या। जिस तरह से आज लोगों को बताया जा रहा है, अवेयरनेस किया जा रहा है सरकार के द्वारा हो या जो भी मीडिया हो, उस समय इतने जो है मीडिया कर्मी, मीडिया भी नहीं थे, मीडिया हाउसेस नहीं थे और अवेयरनेस भी उस समय नहीं फैलाया जा रहा था। लोग उस समय कैसे समझ पा रहे होंगे, ये जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। निश्चित ही हम परिकल्पना कर सकते हैं कि भारत की साक्षरता दर उस समय कितनी रही होगी, जबकि आज भी हम 90-95 का आंकड़ा जब हम नहीं पूरा कर पाए हैं, तो निश्चित ही हमारा समाज, तब का समाज और ज्यादा अंधविश्वासों में पड़ा हुआ था। और निश्चित ही अंग्रेजों का मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अशिक्षित रखा जाए, और हमारा समाज निश्चित ही अशिक्षित होने की वजह से बीमारियों को वो भगवान का प्रकोप समझ लेता था, भगवान का वो अभिशाप समझ लेता था, और ओझा हम जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, इस तरह की झाड़ फूक में लोग लग जाते थे। और इस वजह से भी इसमें जो मृत्यु की संख्या है वो काफी हिंदुस्तान की हुई। इसमें कहा जाता है कि 1,80,00,000 करीब भारत में भारतीयों की मौत हुई। लगभग जनसंख्या का 6% भारतीय जो है काल के गाल में 1918 के स्पेनिश फ्लू में मारे गए। जी पंकज जी। एक सवाल, दूसरा सवाल है संदीप जी, भारत में कब और कैसे स्पेनिश फ्लू आया था? और निश्चित ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह जो स्पेनिश फ्लू है, मुंबई के बंदरगाह पे जो प्रथम विश्व युद्ध से हमारे जो सैनिक लौटे थे, उन्हीं वही लेकर एक्चुअली आए थे। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस बीमारी को, इस महामारी को स्पेनिश फ्लू क्यों कहा गया। ऐसा नहीं है कि यह जो फ्लू है, जो वायरस था, ये स्पेन में पाया गया था, बल्कि स्पेन की सरकार ने इसको पहली बार इसके अस्तित्व को स्वीकार किया, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू कहा गया। एक्चुअली क्या हुआ कि ये प्रथम विश्व युद्ध तक चल रहा था, उसी दौरान यह बीमारी फैल गई थी। ऐसा नहीं है कि यह स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही दुनिया के कोने कोने में यह बीमारी फैल गई। और ऐसे फैली कि जब सैनिक एक देश से दूसरे देश में लड़ने जाते, और ज्यादातर देशों का दूसरे देशों में कॉलोनी थी, तो जब वो बीमार पड़ते तो उनको घर भेज दिया जाता। जब घर भेज दिया जाता तो शहर से लेकर गांव में बीमारी अपने परिवार में ले जाके फैला देते सैनिक। और सरकारें बहुत दिनों तक, लंबे दिनों तक इस बीमारी को इसलिए छुपाए रखी ताकि सैनिकों का मनोबल नहीं गिरे। जो प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक विभिन्न देशों पे जो लड़ रहे थे विभिन्न फ्रंट पे, तो उनका अगर मनोबल गिर जाता तो शायद जो प्रथम विश्व युद्ध में जो देश थे वो मतलब उनके लिए नुकसानदायक था। और स्पेन में क्या था कि स्पेन में सरकार थोड़ा अच्छी रही होगी, वहां मीडिया पर प्रतिबंध नहीं था, तो उसने, वहां की मीडिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और ये भी कहा जाता है कि वहां के शायद एक किंग जो थे, तो उनकी मृत्यु भी हो गई थी स्पेनिश फ्लू से, इसलिए भी मीडिया में हाईलाइट हुआ और इसको स्पेनिश फ्लू कहा गया। और भारतीय रेल के माध्यम से पहले मुंबई में फैलता है, और भारतीय रेल के माध्यम से पूरे देश में जो है यह बीमारी फैल जाती है। जी पंकज जी। संदीप जी, दर्दनाक मौतें जो है उससे हुई थी, स्पेनिश फ्लू से दर्दनाक मौतें भी देखा गया था कि उस समय हुई थी, बहुत सारे लोग भी मर गए थे। उसके बाद इसमें क्या कुछ जैसे लक्षण थे, जैसे कोविड में लक्षण पाए जा रहे हैं, स्पेनिश फ्लू में क्या कुछ लक्षण दिखाई देते थे? निश्चित ही इसमें भी बहुत जोर का फीवर होता था, असहनीय दर्द होता था शरीर में, और कभी कभी नाक से, कान से, मुंह से खून तक आ जाते थे। पहले जो स्किन होता था, पहले नीला पड़ता था, फिर बैंगनी पड़ता था, और मृत्यु होते होते जो स्किन था वो काला हो जाता था। और दर्द इतना होता था कि जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता था। और निश्चित ही इसमें ये समझने वाली बात है कि इसमें भी जैसे कोविड में फीवर हो रहा है, तो इसमें भी फीवर ही होता है। और दोनों में समानता हम देखें कि जब उसका जो पहला वेव आया था स्पेनिश फ्लू का, उसमें भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जो दूसरा वेव आया, जैसे कोरोना में दूसरा वेव आया, ज्यादा नुकसान हुआ। और दोनों में खास समानता ये है पंकज जी
कि उसमें स्पेनिश फ्लू में भी दूसरे वेव में स्वस्थ लोग और यंग लोग ज्यादा संख्या में मारे गए थे। वैसे ही हम कोविड में भी देख रहे हैं कि द्वितीय वेव में यंग भी मारे जा रहे हैं और स्वस्थ लोग भी मारे जा रहे हैं। अभी मृत्यु दर ज्यादातर जो एक्सपर्ट का कहना है वो यंग लोगों का ही ज्यादा है। तो यह इस तरह की समानता और इस तरह से हम इतिहास से सीखते हैं और उसको प्लानिंग करते हैं, और शायद हम प्लानिंग अच्छे से किए होते तो यह स्थिति शायद हम 1918 में जो हम गंगा में तैरती लाशें देख रहे थे वो शायद हमको 2021 में नहीं देखना पड़ता। सही बात। भारत में इस स्पेनिश फ्लू से भारत में क्या कुछ प्रभाव पड़ा था? निश्चित ही भारत में सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, और इसके पीछे जो कारण था, मतलब दुनिया का अपेक्षा भारत में इसका बुरा प्रभाव पड़ा था। एक तो हमारा देश अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी गुलाम तो था ही। दूसरा सदी का एक बहुत भयानक सूखा पड़ा था, और हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी रही है वो कृषि आधारित रही है। तो सूखा पड़ने की वजह से कृषि का उत्पादन नहीं हुआ, अनाज का उत्पादन नहीं हुआ, जिसके वजह से लोग ऑलरेडी कुपोषण के शिकार थे। कुपोषण के शिकार हमारे ऑलरेडी लोग थे, और इस वजह से भी मृत्यु दर अधिक रहा। बिल्कुल। और बिल्कुल पंकज। संदीप जी, देखा जा रहा था कि स्पेनिश फ्लू में जो है वो ज्यादातर कहा जाए कि महिलाओं को जो है वो कहीं ना कहीं चपेट में ले रहा था स्पेनिश फ्लू। निश्चित ही ये भी उस समय की महामारी में देखा गया कि जो मृत्यु दर था वो महिलाओं का ज्यादा था। तो सवाल उठा कि महिलाओं की मृत्यु क्यों हुई। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे समाज की जो सामाजिक संरचना है वो पुरुष प्रधान समाज है। हम आज भी देखते हैं कि जब सारे हमारे घर के पुरुष सदस्य जब खा लेते हैं तब माएं, हमारी बहनें जो बची खुची होती है तो खाती है। तो उस समय का समाज तो हमारा और पिछड़ा रहा होगा। तो एक तो उनको खाने को कम मिलता था, दूसरा हमारे यहाँ जो सूखा पड़ा था और ऑलरेडी हमारे लोग कुपोषण के शिकार थे, तो महिलाएं जाहिर तौर पे ज्यादा उन पे असर होता है। और दूसरा हम देखते हैं कि आज भी हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे आसपास हमारा भाई नहीं होता है, हमारे पिताजी नहीं होती है, सबसे पहले मेरी माँ होती है, आपकी माँ होती है, बहन होती है, पानी लाने के लिए, दवा देने के लिए। तो निश्चित ही चूंकि बीमारी के बारे में उस समय जानकारी, जागरूकता आप जैसे बता रहे थे बेहद कम था, तो लोग उतनी सावधानियां नहीं बरत रहे थे, तो इस वजह से भी उनकी मृत्यु हुई। दूसरा कि महिलाएं नर्स के रूप में भी काम कर रही थी उस समय भी। तो ये कुल मिला के ये 3-4 कारण रहे जो महिलाओं पर ज्यादा कहर बनकर यह महामारी जी पंकज जी। जैसा कि आपने संदीप जी कहा कि महिलाएं जो है गांव की जो महिलाएं होती थी वो अपने पति का जूठा भोजन करती थी या अपने बच्चों का जूठा जो है थाली में खा लेती थी। ये परंपरा जो है आज भी वैसे ही गांवों में देखने को मिल रही है। हाँ। और शायद ये भी एक बड़ा ही फैक्टर रहा, क्योंकि हम उस समय तो अवेयरनेस रहा नहीं होगा, उस समय तो जागरूकता रही नहीं, तो इस वजह से भी लोग संक्रमित हो जाते थे। और नतीजा ये होता था कि उनको उनका मृत्यु कारित हो जाता था। जी जी। संजीव जी, आखिरी सवाल है हमारा कि इस बीमारी पे नियंत्रण कैसे पाया गया? ये लगभग मार्च 1920 आते आते इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया था। और इसमें किसी भी महामारी के संदर्भ में एक बात समझने की जरूरत होती है कि कोई महामारी आती है तो हम उस पर नियंत्रण उसको हम केवल रोकने में पाते हैं। रोकने में इन द सेंस कि जब महामारी फैलती है तो लोगों को संक्रमण से अगर हम बचा लें तभी हम उसको सफलता पूर्वक हम अपने आप को बचा पाते हैं। महामारी अपने वेब से आती है और अपने ही वेब से खत्म होती है। या तो वो अपना स्वरूप चेंज करेगी, नहीं तो एक समय बाद वो उस वायरस की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगा। जब अभी भी जैसे भारत के अंदर में यह बात हो रही है कि तीसरी लहर आएगी, जो दूसरा लहर था लगभग लोग मान रहे हैं कि समाप्ति की ओर है। तो वायरस जो है वो अपना फॉर्म चेंज करता है, और जब पीक आवर होता है तो उस समय हमारी सरकारों की और हमारे समाज की जिम्मेदारी होती है कि हम
उस समय लोगों को संक्रमण होने से हम ज्यादा से ज्यादा उसका फैलाव होने से हम उसको रोके। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि सदी का मतलब उस दौर में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो शून्य से भी नीचे चली गई थी और जबरदस्त तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी और उसमें आज भी वही स्थिति बन गई है। और लगभग आज भी वही स्थिति बन गई है आज भी और इसी वजह से 2021 कहा में जाता भी है वही स्थिति देखने को मिल रहा है संदीप। कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार हम देख रहे हैं कि नीचे की ओर जा रही है। और ये भी बात है कि हम शायद हम इतिहास से सीख सकते थे। और हम एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर में जैसे ही कोरोना आया वहां के पार्लियामेंट ने एक तो अलग काम बनाया इसके लिए, प्लस एक कमेटी बनाई जो जिन्होंने पूरी महामारी के इतिहास को अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट दिया। एक काम हिंदुस्तान में भी हो सकता था। हम भी इतिहास के सारे पन्नों को पलटते, उनसे सीखते और सीखते तो हमको बेहतर प्लानिंग करने में बहुत सहूलियत होती। और सरकार शायद जो आज हम जितनी मौतें हम देखे हैं अपने सामने, लोगों को भटकते हुए ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आप जैसा बता रहे थे कि लोग एम्बुलेंस में ही और ऑटो में, रिक्शा में, ठेले तक में उनकी मृत्यु हो रही थी। और अभी भी लगभग वही स्थिति है कि हमारे हॉस्पिटल, हमारे आइसोलेशन सेंटर में जगह नहीं है। तो और एक तस्वीर भी एक बात बोलना मैं भूल गया था कि लाशें जो है दाह संस्कार करना तो छोड़ दीजिए, लाश जब कोविड से मृत्यु हो जा रही है तो बहुत सारे ऐसे बॉडी हैं जिनके माँ मर जाती है तो उनके पुत्र जो है वो छोड़कर चले जा रहे हैं, तो मजबूरन मेडिकल डिपार्टमेंट को उसको दाह संस्कार करना पड़ रहा है। या फिर कहा जाए तो एक तस्वीर हमारे निकल के सामने आई थी कि नालंदा में जिस तरह से देखा गया था कि 2 तस्वीर वायरल हुआ था कि नगर परिषद की ठेला पे उसे ले जाया गया था लाश को दाह संस्कार के लिए। और नगर परिषद के जो कर्मी होते हैं, जो सुपर होते हैं, वो पीपी किट पहन कर ले गए थे संदीप जी। और उसके लिए भी नगर परिषद के जो वार्ड पार्षद जो थे, कहा जा रहा था, ऐसा वायरल वीडियो में सामने आया था कि तकरीबन उस लाश को ले जाने के लिए 22,000 राशि मांगी गई थी बतौर घूस के तौर पे कि मानवता इतनी गिर चुकी है आज। 1918 की बात करें या 2021 की, 1918 वाली तस्वीर जो है ठीक आज 2021 में भी वही चीज देखने को मिला है, किस कदर मानवता गिर गई है। इसमें निश्चित ही कि हम बनारस की बात हो चाहे पटना की बात हो, हम सुन रहे थे कि जो पंडा जिनको समाज पूजता है, जिनका सम्मान करता है, वो अवैध वसूली कर रहे थे। कह रहे थे कि आप हमको 20,000 40,000 नहीं दीजिएगा तो हम आपके डेड बॉडी को हम डिस्पोज नहीं करेंगे, उनको जलाएंगे नहीं। आप समझिए कि ऑलरेडी कोई व्यक्ति अस्पताल से अपने बॉडी को लेकर आया है, एक तो प्राइवेट हो, उतना लूट चुका है, प्राइवेट अस्पताल वाले ले लूटा है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जो इंजेक्शन बहुत मामूली दाम का है, उसको आप 20,000 10,000 20,000 में लोग खरीद रहे थे। तो ये स्थिति थी। और इसी संदर्भ में एक इंटरेस्टिंग बात है कि 1918 के ही स्पेनिश फ्लू में अमेरिका में 6,75,000 लोग लगभग मारे गए थे अमेरिका में। तो अमेरिका में एक फिडेल्फिया नाम का एक शहर है, तो वहां पादरी गली गली घूमते थे और कहते थे कि आपके घर में जो शव है, यानी कि जो डेड बॉडी है, वो हमको दरवाजा खोल कर दे दीजिए। और ऐसे आवाज लगाते थे घोड़े से जैसे आज कबाड़ वाले आवाज लगा रहे हैं। तो निश्चित ही हम इतिहास से सीख सकते थे। जैसे पहले ही वेब में सरकार ने अपने जीत की घोषणा कर दी कि हमने कोरोना पे जंग जीत लिया है, और हम चुनावों में व्यस्त हो गए। हमारी सरकारें चुनाव में व्यस्त हो गई और नतीजा हुआ कि संक्रमण तेजी से पूरे भारत के अंदर में फैल गया। और रही सही कसर जो है हमारे कुंभ ने पूरा कर दिया। और चूंकि रिलीजियस मामला है, लोग बचते रहे बोलने से, और नतीजा यह हुआ कि इस देश के अंदर में एक
तबाही, हम 1918 वाली तबाही हम शायद देखने का 2021 में देखने को मिला। हाँ, देखने का शायद हमारी सरकारें इंतजार कर रही थी, हम तो यही कहेंगे। और निश्चित ही हम इतना भयभीत लोग हो गए थे कि न्यूज खोलकर लोग देखना पसंद कर, मतलब डरते थे कि क्या मतलब एकदम। और कोई ऐसा हिंदुस्तान में व्यक्ति नहीं रहा जो अपने करीबियों को, मित्रों को, दोस्तों को, बिल्कुल। सब संबंधियों को नहीं खोया। जी पंकज जी। कितने लोगों को तो हम लोग मोटिव करते थे कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लगातार हम लोग उन्हें मैसेज के थ्रू ये बताया करते थे, या हमारे मित्रगण हो, या हमारे कोई साथी हो, या कोई रिलेटिव हो, उनको हम लोग मैसेज करके बताते थे कि कोविड से डरने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही आप रह के कोविड को हरा सकते हैं। तो बहुत लोग वैसे हैं संदीप जी कि वो ठीक भी हुए हैं और आज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। और स्थिति जो है अब कहीं न कहीं धीरे-धीरे जो है अब समान होती जा रही है, जिस तरह से सरकार को लॉकडाउन लगाया है। अगर ये लॉकडाउन शायद होली के बाद लग चुका होता तो शायद बिहार में इस तरह की भयानक तस्वीर आज देखने को नहीं मिलती संदीप जी। निश्चित ही पूरे देश की सरकारें जो थी वो बहुत डिले की, कुछ राज्यों को छोड़ के। अगर भारत के अंदर में 2 ही राज्य पूरी तौर से तैयार थे लगभग, मतलब पूरी तौर से तो नहीं कह सकते हैं। एक था हमारा केरल और दूसरा हमारा उड़ीसा राज्य था, लगभग तैयारी में था, वहां स्थिति नहीं बिगड़ी। तो यह निश्चित ही समय पर अगर लॉकडाउन लगा दिया गया होता, उत्तर प्रदेश के अंदर में स्थिति ये हुई कि उसी दौरान पंचायत चुनाव भी हुआ। हाई कोर्ट ने आदेश दिया योगी सरकार को कि आप लॉकडाउन इन जिलों में कर दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। और आखिर लास्ट में योगी को भी उत्तर प्रदेश के अंदर में लॉकडाउन लगाना पड़ा, तभी मामले पर आप नियंत्रण पाए। और आप बिहार के अंदर में भी अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो आंकड़े कम नहीं होते। तो और धीरे धीरे भी आपके पास चूंकि हॉस्पिटल नहीं है, आप लोगों को दवाई नहीं दे सकते हैं, आप लोगों को अच्छा इलाज नहीं दे सकते हैं, तो निश्चित ही आपको अपना इकोनॉमी बंद करने के अलावा कोई उपाय नहीं। इतने दिनों में कोई तैयारी हमारी सरकारों ने नहीं किया, वो हॉस्पिटल बनाने का मामला हो, ऑक्सीजन प्लांट बनाने का मामला हो। और अगर आपने उस काम को नहीं किया तो आपको अपनी इकोनॉमी को बंद करना ही पड़ेगा, यानी कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जो सरकारें लगाई और जिसके वजह से मामले धीरे धीरे नियंत्रित हो रहे हैं। जी पंकज। संदीप जी, जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और कोविड पे चर्चा करेंगे, और जो इन दिनों देखा जा रहा है खास करके ब्लैक फंगस आ गया है, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। कोविड और ब्लैक फंगस से जुड़ी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप अब हम इजाजत दीजिए, और फिर हम एक नए एपिसोड के साथ दर्शकों के साथ आएंगे और फिर से आपसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।